तो ये तस्वीरें आपने देखी और अब मैं चाहती हूं कि सुप्रिया श्रीनेश के प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक अंश आपको सुना दूं। उसके बाद हमारे खास मेहमान हेमंत अत्री जी, वरिष्ठ पत्रकार, पॉलिटिकल कमेंटेटर और दैनिक भास्कर के पूर्व पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ है। उनसे इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले सुप्रिया श्रीनेश के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अंश सुन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जी। पर इस प्रेस वार्ता करने का एक विशेष कारण है। कल रात को कांग्रेस के तमाम नेताओं को, हमारे सांसदों को, हमारे पदाधिकारियों को, विपक्ष के काफी सारे लोगों को, कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल को एक्स की तरफ से एक ये मेल आया। आजादी का 75वां साल, संविधान का 75वां साल ये देश मना रहा है। इस पर गहन चर्चा हो रही है। उस चर्चा में बीजेपी के नेता और इस देश के गृह मंत्री बेहद अपमानजनक बातें कर रहे हैं डॉक्टर अंबेडकर के लिए, बाबा साहब के लिए जो बातें कर रहे हैं वो अक्षम्य अपराध है। उसके लिए उनसे देश माफी की उम्मीद करता है। देश ये आशा करता है कि वो माफी मांगेंगे अपने इस अक्षम्य पाप के लिए और उनको बर्खास्त किया जाएगा उनके पद से। लेकिन बजाय वो होने के, अमित शाह, मोदी सरकार और इस देश का पूरा तंत्र लगा हुआ है उनको बचाने के लिए। अमित शाह ने अक्षम्य अपराध किया, बाबा साहब अंबेडकर का अपमान करके सदन के अंदर। उनको बचाने के लिए खुद मोदी जी उतर आए मैदान में। और जब उससे भी बात नहीं बनी तो उन्होंने ट्विटर, मतलब एक्स जो प्लेटफॉर्म कहलाता है, उसको निर्देशित किया कि उनका जो वीडियो है वो उल्लंघन करता है देश के कानून का और उसको प्लेटफॉर्म से हटा दिया जाए। लेकिन ट्विटर ने हमें लिखकर यह सूचित किया है कि अभिव्यक्ति की आजादी के तहत एक्स उसको नहीं हटाएगा क्योंकि उसने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। हमें जानकारी देने की पारदर्शिता के अंदेशे से उन्होंने हमें यह मेल भेजा है। आप क्यों एक्स को निर्देशित कर रहे हैं आपका वो वीडियो हटाया जाए? आप किस मुंह से बोलते हैं कि वो वीडियो तोड़ मरोड़ के है? हाँ, तो आपने देखा कि सुप्रिया श्रीनेश ने सुबह सुबह ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये हाई ड्रामा जिसको कहते हैं, इतना ड्रामा, इतना थिएट्रिक्स शायद ही संसद में कभी, एटलीस्ट मेरी जानकारी में तो नहीं है, हेमंत जी से ज्यादा अच्छा बता पाएंगे। मैंने संसद में इस तरीके का अपमान अंबेडकर को लेकर कभी नहीं देखा। मेरी याद में, मुझे नहीं पता है, मेरा इतना लंबा भी करियर नहीं है, लेकिन 24 सालों में मैंने कम से कम संसद में, 25 सालों में मैंने नहीं देखा कि संसद में इस तरीके से अंबेडकर को लेकर प्रोटेस्ट करना पड़े और कोई गृह मंत्री इतने धड़ल्ले से अपमान करता है, धमकी देता है और सोशल मीडिया को यह कहता है कि भाई हटाओ मेरा विजुअल क्योंकि ये नियमों का उल्लंघन है। हेमंत जी, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूं कि ये जो धमकी उन्होंने दी है, धमकी कहूंगी इसको, एक्स को नियमों का हवाला देकर ये अमित शाह धमकी दे रहे हैं कि इसको एक्स से हटा दो मेरा भाषण, इसको कैसे पढ़ा जाए? जी सर। देखिए नीलू जी, ये जो है किसी भी शासन की, कोई भी शासन होता है ना, उसका एक चरित्र दिखाता है कि आप एक तो गलती करते हैं और गलती करने के बाद उसको स्वीकार करने की बजाय हर उस व्यक्ति को जो उस गलती के लिए जिम्मेदार नहीं है उसको आप फायरिंग लाइन में लेते हैं। इस वीडियो के अंदर ऐसा क्या है कि जो गलत तरीके से लगाया गया है? आपका एक भाषण है, उसमें लंबा चौड़ा भाषण है, उसमें से जितने भी सेकंड का वीडियो काटा है, क्या वो डॉक्टर्ड है? क्या वो मॉर्फ्ड है? क्या उसकी एडिटिंग हुई है? जवाब है ना। आपके भाषण का एक अंश है वो जो यथावत लगाया गया है, जो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में अवेलेबल है जब हम बात कर रहे हैं उस समय तक। वैसे में ट्विटर को ये कहना कि ये नियम का उल्लंघन है, कौन से नियम का उल्लंघन है ये भी बता देते हैं अमित शाह जी। देखिए समस्या क्या है नीलू जी, अहंकार किसी भी सत्ता का हिंदुस्तान के अंदर खासतौर पर एक मूल चरित्र रहा है और जो मौजूदा दौर है इसमें मोदी और शाह इसके प्रतीक है कि किसी भी चीज को किस तरीके से, कैसे मतलब दूसरों पे डाल दिया जाए। आज आपने सुबह देखा कि कल के जो पिक्चर्स थे, जो कांग्रेस के नेता, तमाम विपक्ष के नेता जो प्रदर्शन कर रहे थे, उनके फोटो के ऊपर उनके हाथ में सबके अंबेडकर का फोटो था और बीजेपी के ऑफिशियल हैंडल पे मैं सुन रह गया उसको देख करके, उसके ऊपर जॉर्ज सोरोस, वी लव जॉर्ज सोरोस। मतलब भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल ही अकल भैंस चढ़ने गाय वो चढ़ने गई है क्या?
वो क्या कर रहे हैं वो लोग, और गलती पे गलती किए जा रहे हैं। देखिए, किसी भी आदमी का स्लिप ऑफ टंग हो सकता है, कोई भी बड़ी बात नहीं है, और आप हमेशा कह सकते हैं कि आई रिग्रेट फॉर इट, माई अपोलॉजीज, कि अगर किसी को बुरा लगा है तो इसको माफी नहीं, इसको खेद प्रकट करना भी कहते हैं आज के दौर में। लेकिन वो कहने की बजाय हर उस आदमी को फायरिंग लाइन में लाना जो आपकी गलती बता रहा है या जो आपके शब्दों को गलत बता रहा है, ये केवल एक टिपिकल भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को दर्शाता है, जो आज की सत्ता के दौर में जिसको सत्ता उनके दिमाग में कहां तक चढ़ गई। आप सोचिए कि जो एलन मस्क है वो कितना बड़ा कलाकार है, वो क्यों हटाएगा, वो इनका दबाव क्यों मानेगा, वो तो जान पूछ के उसको और ज्यादा लिवे देंगे कि भाई चलने दो इसको। दूसरी बात यह है कि जब आपने संसद में कह दिया, वो सारे देश ने देखा, संसद टीवी पे भी आया, वो राज्यसभा में जब आप भाषण दे रहे थे, हर आदमी की पब्लिक मेमोरी के अंदर है वो। आप ट्विटर से हटा दोगे तो भी सोशल मीडिया से थोड़ी हट जाएगा, वो व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पे, हर जगह है, वो कहां से हटवाएंगे। इसका एक साधारण तरीका यह था कि इस बात को बियॉन्ड ए पॉइंट स्ट्रेच करने की बजाय, देखिए अमित शाह ने कहा क्या, अमित शाह ने अपनी बात में 6 बार अंबेडकर जी का नाम लिया, अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। ये एक गुड टेस्ट में तो नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे आई है, चाहे वो मोदी जी हो, आपने कभी मोदी जी को किसी एक विषय के ऊपर, खुद की विदेश यात्राओं को छोड़ करके किसी विषय पे 6 ट्वीट करते हुए देखा है बैक टू बैक? उन्होंने वो भी किया कल। इसका मतलब डैमेज बड़ी हुई है और वो उस बात को समझ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की इस जो जिस तरीके से कहा किया, आपको लगता है कि मोदी जी ने डैमेज किया? वो तो अमित शाह के बचाव में उतरे थे, आप उनके ट्वीट्स देख लीजिए। नहीं, मैं डैमेज कंट्रोल किया कह रहा हूं, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की। 6 ट्वीट प्रधानमंत्री कभी नहीं करते अपनी विदेश यात्राओं को छोड़ के, जिनका उनको बड़ा शौक है, और एक विदेश यात्रा की हर चीज वो ट्वीट करते रहते हैं अपनी उनके हैंडल पर। पहली बार किसी मुद्दे के ऊपर 6 ट्वीट बैक टू बैक आए, इसका मतलब बड़ा साफ है कि वो समझ रहे हैं डैमेज हो गया है, और वो ट्वीट डैमेज कंट्रोल करने का एक सिलसिले का हिस्सा है। लेकिन हकीकत यह है कि वो डैमेज कंट्रोल अगर हो जाता है तो अमित शाह कल, जैसा आपने कहा, 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते। और अगर अमित शाह की जगह मैं होता तो मैं उसकी शुरुआत यहां से करता कि अगर इन शब्दों से किसी को हुआ तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं, तो सारी कंट्रोवर्सी डाई डाउन हो जाती और मैं कोई छोटा नहीं हो जाता। लेकिन चूंकि सत्ता में है, और सत्ता में भी एक ऐसे अहम पद पर है गृह मंत्रालय के, तो किसी भी व्यक्ति को यह गलत फहमी होनी संभव है कि मैं इस डैमेज को कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन हकीकत यह है कि वो डैमेज कंट्रोल करने की बजाय बीजेपी बैक टू बैक बहुत सारी गलतियां करती जा रही है। एक तो आपने गलती की जो भी की, जिस उसमें कहा कि 6 बार अंबेडकर का नाम लिया, प्रधानमंत्री ने 6 ट्वीट किए, उसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद बीजेपी कांग्रेस का जो प्रदर्शन था विपक्ष का, उस पर आपने आई लव जॉर्ज सोरोस लिख दिया। आज सुबह सुबह जिस तरीके के एक वो जो ट्वीट था, वो पवन खेड़ा ने भी उसको दिखाया कि ये हमारा ट्वीट नहीं है, जो उनके फॉरेन कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, बल्कि तुम्हारे किसी व्यक्ति का ट्वीट है, जिसमें गांधी उसका अंबेडकर जी का वो कम किया है, नेहरू जी को बढ़ा के बताया है। तो ये गलती पे गलती भारतीय जनता पार्टी करती जा रही है। पहली बार मैंने ये देखा है कि 10.25 साल के शासन में भारतीय जनता पार्टी कंप्लीटली बैकफुट पर है किसी एक मुद्दे पर। प्रधानमंत्री को ट्वीट करने पड़ रहे हैं, गृह मंत्री को पहली बार मजबूर होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी, क्योंकि आपको पता वो तो जवाब देते ही नहीं किसी का, ना मोदी जी देते ना गृह मंत्री देते, उतना ही बोलते हैं जितना उनको जरूरत होती है खुद के लिए, किसी और के डिक्टेटेड टर्म्स पे तो वो काम करते नहीं। लेकिन पहली बार वो फंसे हैं, और फंसे हैं और विपक्ष ने उसका फायदा उठाया है। इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है नीलू जी। देखिए, बीजेपी अडानी के कारण पहले से ही फायरिंग लाइन में थी, पूरे सेशन के दौरान आपने देखा। उसको डैमेज कंट्रोल करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन लेके आए। सुबह वो दोपहर को पेश किया, शाम को अमित शाह जी ने ये कह दिया परसों राज्यसभा के अंदर। तो जो विपक्ष बिखरा हुआ दिख रहा था, चाहे अडानी को लेकर के चाहे किसी मुद्दे पर, वो विपक्ष फिर से एकजुट हो गया। और इससे बड़ा यूनिफाइंग मुद्दा नहीं हो सकता। अंबेडकर को बहुत सारे इस देश के जो लोग हैं वो केवल दलितों तक जोड़ लेते हैं, ये गलत है। जो इस देश में आरक्षण की व्यवस्था की गई वो 20% दलित है पूरी आबादी के, 9% आदिवासी है, और 50% के आसपास आप समझिए ओबीसी। इन जो ये टोटल मिलाकर के बढ़ता है 79%, देश की आबादी का 79% हिस्सा। अंबेडकर को केवल आप दलित तक सीमित नहीं कर सकते। ये सारी की सारी जो 3 मैंने बताई आपको, दलित, ओबीसी और अपने क्या नाम है इनका, आदिवासी, ये तीनों इंडेबिटेड हैं बाबा साहब के, क्योंकि उनके दिए हुए आरक्षण के कारण जो 5000 सालों से उनका शोषण हो रहा था ऐतिहासिक तौर पर,
उनको मुख्य धारा में कहीं ना कहीं जगह मिली, चाहे वो पढ़ाई की दृष्टि से, चाहे रोजगार की दृष्टि से। अब अलग बात है कि वो लेटरल एंट्री के जरिए उसका आरक्षण का काम तमाम किया जा रहा है, या सरकारी नौकरियां विज्ञापित ना करके उसका काम किया जा रहा है जिस तरीके से, और प्राइवेट सेक्टर में कोई रिजर्वेशन है नहीं। तो वो सारी चीजें अब विपक्ष को एक ऐसा अवसर मिल गया। आप देखिए सारा विपक्ष एकजुट कल भी था। कल आपने देखा पहली बार कई दिनों के बाद अडानी के मसले के बाद सारा विपक्ष कल देखा आपने संसद परिसर में। तो ये एक बहुत बड़ा मसला मिल गया है, मुद्दा मिल गया है। केजरीवाल पूछ रहे नीतीश कुमार से कि साहब आपका क्या कहना है इस मसले पे, सोचिए। तो क्योंकि दिल्ली में चुनाव है, एवरीबडी इज प्लेइंग हिज टिक। तो इस मामले में पहली बार भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं कंप्लीटली ऑफ गार्ड पकड़ी गई, बैकफुट पर है। और मैं तो ये कहूंगा कि जो एक के बाद एक गलतियां करते जा रहे हैं, चाहे ट्वीट के माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे शब्दों के माध्यम से, वो हिट विकेट हो रहे हैं लगातार। इसका केवल एक तरीका है, देखिए क्षमा प्रार्थना, क्षमा उनको बड़न को चाहिए। जो बड़ा आदमी, बड़ी सोच का आदमी है, उसको खेद प्रकट करने मुझे लगता है कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कहां आपत्ति होनी चाहिए? मुझसे कोई गलती हो जाए तो आई एम मोर देन रेडी टू एडमिट इट, कहां समस्या है उसमें। लेकिन इसमें जो सत्ता का अहंकार है वो कहीं ना कहीं पिछले 36 घंटे से इसको रोके हुए हैं। कभी ट्विटर को आप चिट्ठी लिख रहे हो कि इसको हटाइए और करिए। वो तो बहुत बड़े कलाकार है। एलन मस्क, आपको क्या लगता है वो किसके चेले? ट्रंप के। उनको तो हर मुद्दे पे डील चाहिए। यहां पर हिंदुस्तान में उनका बहुत बड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट है। स्टार लिंक लेके आना चाहते हैं, तमाम तरह के खेल है। वो क्यों हटाएगा? वो तो इनको एक तरीके से ब्लैकमेल करेगा, एम्बेरस करेगा। जी, मुझे एक चीज नहीं समझ में आ रही है कि अगर अमित शाह ये कह रहे हैं कि देखिए रूल्स का उल्लंघन है, आखिर कौन से रूल, कौन सा आईटी रूल का उल्लंघन हो गया जिसकी वजह से उस क्लिप को हटाया जाए? ये तो ट्विटर भी समझ रहा था, जो अब एक्स कहलाता है। एक्स ने भी साफ साफ ये कह दिया कि भाई हम हटाएंगे नहीं, और उन्होंने जो उनकी पॉलिसी है, यूट्यूब भी ऐसे ही करता है, ट्विटर ने भी यही किया, एक्स ने भी यही किया कि उन्होंने ईमेल का जवाब वापस कांग्रेस के जितने नेता थे उनको वो ईमेल आया, और जिसको आज साझा किया सुप्रिया कृष्णनेट ने। लेकिन अब होम मिनिस्टर ने अपनी बेइज्जती खुद नहीं करवा ली ये बात बोलकर कि रूल का उल्लंघन है। एक गृह मंत्री को ये नहीं पता कि कौन से रूल का उल्लंघन है, और आपने गृह मंत्री के पोस्ट पर बैठने के वजह से आपने एक धमकी दी और कह दिया, आपने रूल्स का हवाला दे दिया। आखिर उनको साबित तो करना पड़ेगा ना। सुप्रिया श्रीनेट ने कहा कि आप पूरा भाषण उठा दी, पढ़ लीजिए, और वो पन्ना भी गिना दिया कि इस फलाने फलाने पन्ने पर आपका ये कहा हुआ कथन है जिसकी क्लिप हमने काटी है। अब कौन सा रूल और नियम बताएंगे अमित शाह? मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। नहीं नीनू जी, आप उम्मीद गलत कर रहे हो, गलत आदमी से गलत उम्मीद कर रहे हो। मोदी जी और शाह जो है उनको रूल राल का जिक्र नहीं होता। ये तो हिंदुस्तान का अगर कोई ट्विटर हैंडल होता या एक्स यहां से चल रहा होता तो आपको पता लग जाता, चिट्ठी की भी जरूरत नहीं थी। उनका एक पीए टेलीफोन करता, वो 2 घंटे तक उस सारी स्ट्रीम को ही बंद कर देते। आप तो हटाने की बात कर रही है। इनकी विचारों की आदत यह है कि आंख दिखाओ और काम करवा लो, और वो तो इनकी आंख देख नहीं रहे। उन्होंने तो इनका और फलूदा करवा दिया, वो सारी जो इनकी मेल थी उसी को शेयर कर दिया। तो इनको भी ये समझना चाहिए कि जो एक्स है वो इंडिया से कंट्रोल्ड नहीं है, उसका कंट्रोल कहीं बाहर है, और उसके तार सीधे ट्रंप से जुड़े हुए हैं आजकल। वो खरीदा भी एक, बहुत सारे लोग तो ये भी कहते हैं, जब बहुत सारे दिल्ली मीडिया के साथियों से बात होती है, कि ट्रंप ने ही खरीदवाया था एक्स एलन मस्क से, ताकि चुनाव, राष्ट्रपति चुनाव में उसकी मदद हो सके, और वो हुई भी है, लगातार आपने देखा। तो उन लोगों के बड़े एजेंडे हैं। हिंदुस्तान जैसे देश के बारे में वो ज्यादा परवाह उस तरीके से नहीं करते। हालांकि हिंदुस्तान में सब्सक्रिप्शन है, बहुत बड़े सब्सक्राइबर बेस है, सारी बातें, लेकिन उनको बिजनेस और फाइनेंशियल बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं होते उनके यहां से। वो उनका खेल वहीं पर है। तो इन सारी चीजों में बेसिकली क्या था कि अमित शाह जी के लिए आइडियल तरीका तो ये था कि वो सारी बात को रखते हुए ये कहते कि फिर भी इसके बावजूद अगर कोई किसी को वो पहुंची है तो मैं उसके लिए खेद प्रकट करता हूं, तो काम चल जाता है। लेकिन वो ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं, तो उस ट्रेनिंग का हिस्सा चूंकि नहीं है तो वो परेशानी लगातार बढ़ती ही जा रही। और जो विपक्ष छिन्न भिन्न हो गया था 3 दिन पहले, जिसकी हम बात कर रहे थे, वो एकदम दोबारा से ना केवल एकजुट हो गया है, बिल्कुल बुलंद आवाज के अंदर भाजपा को, अमित शाह को, टॉप लीडरशिप को घेर रहा है। और उसमें फायरिंग लाइन में इनडायरेक्टली आरएसएस भी आ रहा है, डायरेक्टली नहीं, आरएसएस इनडायरेक्टली आ रहा है। क्योंकि ये देखिए, चूंकि पूरी भाजपा का जो इकोसिस्टम है वो अतीत जीवी है। मोदी जी और शाह कभी भी अपने 10.25 साल के शासनकाल की बात तो करते नहीं। वो किसकी बात करते हैं? अंग्रेजों के शासन के बाद की, यानी कि नेहरू की, और अंग्रेजों से पहले की। ये तो उनकी एक खास यूएसपी है। तो इस बार इन्होंने क्या किया, जिस बार तरीके से नेहरू को हिकारत भरी दृष्टि से उनके लिए चॉइसेस ऑफ वर्ड्स ये यूज करते थे, इस बार गलत नंबर डायल हो गया। बाबा साहब अंबेडकर के मामले में देखिए, ये कांग्रेस की नलायकी में मानता हूं
कि जो नेहरू जैसे नेता को डिफेंड नहीं करती उस तरीके से, जिस तरीके से आज अंबेडकर को कर रही है, करना चाहिए, लेकिन नेहरू को भी करना चाहिए, जो कांग्रेस ने कभी नहीं किया। और एक खास तरीके से नेहरू के योगदान, संविधान की चर्चा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हाउस में चर्चा के दौरान भी नेहरू को उस तरह से कांग्रेस नहीं डिफेंड कर पाई। सही बात है, बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से मनोज झा ने जो आर्टिकुलेशन किया वो कांग्रेस के किसी नेता की, जबकि मनोज झा तो कांग्रेस ही नहीं। तो ये साबित करता है कि कांग्रेस पार्टी की जो मौजूदा लीडरशिप है, सेकंड लाइन लीडरशिप, उनको ना तो नेहरू से कोई लेना देना है, ना किसी और चीज से लेना देना है। ये बड़ा साफ है। जो पार्टी नेहरू जैसे स्टेट्समैन की लीगेसी को डिफेंड नहीं करती है इफेक्टिवली, और कारण उनको पता होगा, जिस तरीके से मोदी और शाह और पूरे इकोसिस्टम ने मिलकर नेहरू जी का जो 10 साल में लगातार डे इन एंड डे आउट अपमान किया है, और उसको लेकर के कांग्रेस कुछ नहीं बोलती, ये उनकी कहीं ना कहीं इनबिल्ट वीकनेस है। और सीधा सीधा अगर मैं कहूं क्रूड शब्दों में, तो उन्होंने नेहरू को पढ़ा नहीं है। नेहरू के बारे में जितना ज्यादा हम लोग जानते हैं, मेरे ख्याल उतना भी नहीं पढ़ा उन्होंने। वो कांग्रेस का ठेका जरूर लिए पर घूम रहे। तो ये जो चीज है बेसिकली, अब अंबेडकर साहब के नाम पर चलो एकजुट तो हुए, एक मुद्दे की बात तो सामने आई। अब इस बात का जवाब आपने देखा कि जब उन्होंने कहा कि रामलीला मैदान में संविधान और अंबेडकर की जलाए गए पुतले, तो बीजेपी ने इसका जवाब दिया क्या? नहीं दिया जवाब। तो जवाब है नहीं उनके पास। इसलिए तो जब आप उनसे सवाल पूछते हो तो नेहरू पे कूद जाते हैं कि खानदानी का पार्टी है, इस पार्टी ने ये किया है, इस पार्टी ने वो किया है। और एक चीज और बता दूं आपको, नेहरू जी ने सरदार पटेल की बेटी को टिकट दिया था, और जब तक नेहरू जी जिंदा रहे उन्होंने इंदिरा गांधी को टिकट नहीं दिया। ये कोई नहीं बताता है। इंदिरा गांधी अध्यक्ष जरूर बन गई थी, चुनाव नेहरू के बाद लड़ा उन्होंने। बिल्कुल, ये लोग रोक रही हूँ क्योंकि कुछ और तस्वीरें आ रही हैं, और शायद राहुल गांधी ने भी प्रेस से बातचीत की है, तो मैं चाहती हूँ पहले वो तस्वीरें प्ले कर दे। क्लोजअप में दिखाया गया है प्रियंका गांधी और तमाम लोगों को। अगर प्रिया आप उन पिक्चर्स को आप शेड्यूल कर पाई हैं तो आप जरा प्ले करें प्लीज। वो जो तस्वीरें हैं जिसमें प्रियंका गांधी चलती हुई नजर आ रही हैं, और साथ में तमाम लीडर्स ये चलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर वो विजुअल्स आपने रेडी कर लिए हो तो प्ले कर दें। ठीक है, जब तक वो रेडी हो रहा है तब तक हम लोग बातचीत करते हैं। माफी मांगो, माफी मांगो। விட்டு வெளியேறு. ஜெய் பீம், ஜெய் ஜெய் பீம், ஜெய் பீம், ஜெய் பீம், ஜெய் 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 ஜெய் பீம்। मुझे नहीं याद है कि हेमंत जी हम लोगों ने कभी भी ऐसी तस्वीरें देखी हैं। आपका तो और भी लंबा कार्यकाल रहा है करियर का। आपको क्या कभी याद है हमने कभी भी ऐसी तस्वीरें संसद में देखी हो? अंबेडकर की तस्वीर, संविधान, इस तरीके की तस्वीरें आपको कभी याद है? आपने कभी देखा हो? नहीं नीलू जी, तमाम ऐसे अवसर आए हैं संसद के इतिहास के अंदर के तमाम मुद्दों के ऊपर विपक्ष ने एकजुट होकर के प्रदर्शन किया है। आज से ये लंबे समय से चल रहा है, लेकिन इतना एग्रेशन किसी मसले पर और किसी मसले पर एक रूपता कि मतलब जिसके ऊपर आपको ओपिनियन बनाने की जरूरत नहीं, सारे के सारे दे आर ऑन द सेम पेज, एवरी पॉलिटिकल पार्टी। दिस इज यूनिक इन इट्स काइंड। मतलब प्रदर्शन पहले भी हुए हैं, इस तरीके का इलेक्ट्रीफाइंग जो माहौल होता है, जिस तरीके से एकजुटता है, जोश है और एक कंसर्न है, ये पहली बार इस तरीके का जो है वो सारा दिख रहा है। और ये मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले दिनों में अच्छे संकेत नहीं। इसका नुकसान देखिए, केवल यहां तक छोड़ दीजिए आप इसको, इसमें जो उनके दो मेन अलाइज है उनकी जान खतरे में पड़ गई है। जो नीतीश कुमार है, उनके यहां तो अगले साल चुनाव है, आपको पता है, और बिहार के अंदर 13% दलित आबादी है। इस तरीके से आप अगर चंद्रबाबू नायडू की बात करेंगे तो उनके यहां 16.3% दलित है, केवल दलितों की भी बात करेंगे। बाकी तो ओबीसी तो हर जगह ही है और आदिवासी भी है। तो वो सारी चीजें कहीं ना कहीं एलाइज को भी परेशानी में डालेंगी। नीलू जी बिल्कुल बिल्कुल। राहुल गांधी का बाइट भी रेडी हो गया है, आइए सुन लेते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा है इस प्रोटेस्ट मार्च के बाद। आइए। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा, ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है।
देखिए हाँ किया है मगर ठीक है कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रिजिग्नेशन नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। बीजेपी सर आप लोगों से माफी की मांग कर रही है, कह रही है कांग्रेस माफी मांग रही है। मैम आपके साथ धक्का मुक्की हुई है? मैम प्रियंका जी आपके साथ जी हेमंत जी क्या कहेंगे राहुल ने जो कहा? दिस इज टू लो, दिस इज ए न्यू लॉ इन पार्लियामेंट। लीडर ऑफ अपोजिशन, जो अपोजिशन की तरफ से सारे के सारे उसका वो है मुखिया, एक संवैधानिक पद है, उसको संसद भवन के अंदर जाने के टाइम हैकल करना, ये कौन सी समझदारी है? और राहुल गांधी जो ये कह रहे हैं इसकी प्रॉपर जांच भी होनी चाहिए, क्योंकि वो जेड प्रोटेक्टिव ही, ये मत भूलिए आप। और उनके जो एक सांसद हैं सारंगी ने खुला आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने किसी एक एमपी को धक्का दिया, वो एमपी मेरे ऊपर गिरा और मेरे सिर में चोट लगी, और सारंगी को कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में भी लेके जाया गया है। क्या आपको राहुल गांधी के आज तक के आचार व्यवहार से आपको लगता है कि वो धक्का मुक्की करने वाले व्यक्ति? और वो जो उन्होंने खुद ये कहा करके, राहुल गांधी की एक बात की तो मैं दाद देता हूं कि मैंने उनको आज तक झूठ बोलते हुए नहीं देखा कभी भी, और वो कहीं गलती होती है तो उसको तत्काल सॉरी भी फील कर लेते हैं। आज उनके साथ जो उन्होंने अभी कहा आपके सामने कि मुझे अंदर जाने से रोका गया, वो धक्का मुक्की की गई, दिस इज वेरी बैड, दिस इज पुअर इन टेस्ट, दिस इज एंटी डेमोक्रेटिक। किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ये काला दिन है अगर इस तरह की बात लीडर ऑपोजिशन के साथ की गई है। मतभेद अपनी जगह है, शत्रु नहीं है आप राजनीतिक विरोधी हैं। आपकी एक ओपिनियन हो सकती है, मेरी एक हो सकती है, लेकिन हम शत्रु नहीं है। लेकिन बीजेपी ने अगर ये किया है, बीजेपी के सांसदों ने, तो इसकी जांच होनी चाहिए बाकायदा। ये एक नया लो है जो आप कह रही थी ना कि ऐसा दृश्य देखा क्या, वैसे तो दृश्य देखे हैं, लेकिन ये दृश्य मैंने पहली बार सुना है कि लीडर ऑफ अपोजिशन को हाउस में जाते समय बिल्डिंग के अंदर इस तरीके की धक्का मुक्की गई होगी कथित तौर पर। दिस शुड बी लुक्ड इनटू। नहीं, लेकिन ये जो हेकलिंग है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की, ये अनप्रेसिडेंटेड है अपने आप में, कभी इसके पहले नहीं हुआ है। इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे मोदी और शाह? मैं ये पूछ रही हूं आपसे बहुत ही ब्लंट शब्दों में कि क्या इस तरीके के बर्ताव को आज मोदी और शाह एंडोर्स कर रहे हैं? और एंडोर्स कर रहे हैं ये तो साफी है क्योंकि तभी हो रहा है ये चीज। लेकिन अब क्या कहेंगे सफाई में? क्या फिर से बोलेंगे जॉर्ज सोरोस? फिर से जैसे वो जॉर्ज सोरोस की तस्वीर उन्होंने आई लव सोरोस करके और वो प्रोटेस्ट करके कर दिया। अब वो बताना क्या चाह रहे हैं मोदी और शाह साहब? इस समय क्या बताना चाह रहे हैं? देश को संदेश भी दे रहे हैं पार्लियामेंट में। अगर वो इस हद तक आकर और इस हद तक उन्होंने अंबेडकर को भी कह दिया है, और अब जब अंबेडकर पे प्रोटेस्ट हो रही है तो वो सोरोस और नियमों का उल्लंघन हवाला देकर, धमकी देकर ट्विटर से अगर उसको हटवाया जा रहा है, तो ये संदेश क्या देने की कोशिश है कि हम अंबेडकर को नहीं मानेंगे, तुम लोग मानते रहो, हमारे लिए संसद कोई चीज नहीं है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कोई बड़ी चीज नहीं है, आप बकते रहो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, हम तो अपनी कार्यशैली पर ही टिके रहेंगे। नहीं नीलू जी, पता है क्या है, ये जो कुछ हो रहा है ना, ये वैसे नहीं है, इसको एक मोक सहमति कहते हैं। और उन दोनों का जो रिकॉर्ड है वो आप देखिए। साहिब सिंह वर्मा के बेटे ने क्या क्या कहा मुस्लिम्स के बारे में, जब उठा के इनका दिमाग ठिकाने लगाना है, ये कीजिए वो कीजिए। उसके बाद अनुराग ठाकुर की वो फेमस लाइन याद होगी, देश के गद्दारों को। उसके बाद उनको प्रमोट करके I&B मिनिस्टर बना दिया गया था, तो सरकार का चेहरा बना दिया गया था। तो ये जो लोग संसद के परिसर के अंदर इस तरह की चीज कर रहे हैं, वो अपनी लीडरशिप की चॉइसेस को जानते हैं कि वो किन चीजों से प्रभावित होती है, और वो कंट्रोवर्सी में आके किस तरीके से, क्योंकि वो लोग रह गए हैं पीछे मंत्री की पद से तमाम उन्होंने, तो नंबर बनाने का भी एक खेल है कि देखिए वी वर द मोस्ट एग्रेसिव पीपल, हमने तो राहुल की भी परवाह नहीं की, उसको भी ये कर दिया। तो ये उस तरह की एक सोच है। और अब मोदी और शाह की जो पूरी वो है, वो बाहुबली टाइप की, उन्होंने खुद ही 56 इंची कहते हैं अपने आप को, कोई खुद ही सरदार पटेल टाइप की बात करते हैं। तो ये जो सांसद है वो इस तरह की हिमाकत केवल इसलिए कर सकते हैं क्योंकि इस चीज से उनको कोई शोकॉज नहीं करेगा, इस चीज से उनके नंबर बढ़ेंगे नेतृत्व की नजर में, यही वो कर रहे हैं। प्रताप सारंगी साहब कहते हैं कि मैं गिर गया, मेरे चोट लगी, वो हॉस्पिटल में लेके जाया गया उनको। और जब राहुल गांधी ने बताया कि हैकलिंग तो मेरी हुई है, तो आप देख लीजिए सेकंड साइड ऑफ द स्टोरी। तो ये बिल्कुल इस तरीके का एक नए लेवल, लो लेवल पे ले आए हैं, और ये डेमोक्रेसी के लिए एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी है। संसद तो चलेगी नहीं चलेगी कोई खास बात नहीं, ट्विटर से पिक्चर्स हटेंगी नहीं हटेंगी अलग बात है,
लेकिन जो ये पुअर ऑप्टिक्स आप क्रिएट कर रहे हैं, ये पूरे देश में संदेश क्या दे रहे हैं, ये देखना पड़ेगा आपको। ये संदेश बहुत खराब जा रहा है। वी आर ए मैच्योर डेमोक्रेसी, वी आर 75 ईयर्स नाउ, और उसके बावजूद भी संसद के अंदर अगर विरोध की आवाज को आप धक्का मुक्की से दबाना चाहते हैं, ना कि मेरिट पे, और आपने कहा सवाल जवाब देने की उनको जरूरत ही नहीं है, क्यों जवाब देंगे वो? आप किससे पूछेंगे? आप बताइए। आप पूछ सकते हैं मोदी जी से, आप पूछेंगे नड्डा साहब से, आपके एक्सेस है वहां। मीडिया को बिल्कुल गुलाम बना दिया गया है, और मीडिया उतना ही प्ले करेगा जितना उनको बताया जाएगा। आज खबर देख लीजिए कैसे अंडर प्ले हुई है सब जगह। कल इस पर कितने चैनलों पे बहस देखी आपने। सोशल मीडिया को हटा दीजिए, रवाना मीडिया तो वही कर रहा है जो उनको फीडबैक दिया जाता है। और मैं तो कल हैरान था, बहुत सारे यूट्यूब के साथी जो उधर से टेक्स्ट आया है साउथ ब्लॉक से, जो एक व्यक्ति बिठा रखा आपने गुजराती भाई, वो उसी को सारे के सारे पढ़ रहे थे उसको, लिटरली टेक्स्ट भी सेम है। एंकर्स का काम डिफेंड करना रह गया है, आर्ग्यू करना नहीं, सवाल पूछना नहीं। ये तो साधुवाद है आप जैसे साथियों को, जो एटलीस्ट लोगों के सामने ब्लैक एंड व्हाइट में चीजें सामने ला रहे हैं। अभी आप सारा कोई चैनल खोल के देख लीजिए, अगर कहीं पर संसद में जो प्रदर्शन हो रहा है, किसी की एक फोटो दिखा दीजिए मुझे, नहीं मिलेगी आपको। वहां पर वो पेडलिंग हो रही होगी जो बीजेपी ने कहा है, जो साउथ ब्लॉक वाले भाई ने कहा है। नहीं, लेकिन हेमंत कर देता है इनको 9:30 बजे एजेंडा। बिल्कुल सारे चैनलों पर जो ये रवांडा मीडिया है, इन चैनलों की खबर की सीक्वेंस देख लीजिए आप। मैं तो हैरान होता हूं, कई बार सीक्वेंस भी सेम होती है। तो फिर एडिटर किस लिए बिठा रखे है भाई? नहीं, एडिटर्स की ले लो। एडिटर्स की तो जरूरत ही नहीं रह गई अब न्यूज रूम में। मुझे तो लग रहा है एडिटर की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो एक सवाल मुझे और परेशान कर रहा है मंजी, और आप उस पर ज्यादा रोशनी डाल पाएंगे, कि क्योंकि अब एक्स ने वो क्लिप हटाने से मना कर दिया है, और वो ईमेल भी सामने उसको उजागर कर दिया सुप्रिया शुनेट ने कि भाई देखिए इस तरीके का ईमेल हमको आया है, और ये कहते हुए कि नियमों का उल्लंघन है। अब क्या एक्स के खिलाफ अमित शाह कोई एक्शन लेंगे? क्या एक्स के जो बेचारे दिल्ली में बैठे एम्प्लॉइज हैं या भारत में जो एम्प्लॉइज हैं उनको तंग करेगी सरकार? क्या होगा? क्या मैं ये सोच रही हूं। कुछ नहीं, उनकी स्टारलिंक की जो फाइल है वो थोड़े दिन के लिए डिले हो जाएगी, और क्या होगा? आपके पास उनका भी तो कंट्रोल है ना, उनकी भी इच्छा बिजनेस इंटरेस्ट की है यहाँ पर। वो यहाँ पर टेस्ला भी लाना चाहते हैं, वो भी तो धंधेबाजी है, उसको भी तो धंधा ही करना है भाई को। और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी मार्केट है। पहले आपको ध्यान है उसने मोदी से मिलने का समय भी फिक्स कर लिया था, एंड टाइम पे ही बैकड आउट, चुनाव से पहले। उसको किसी भाई ने कह दिया कि चुनाव हार गए तुम मारे जाओगे, तो वो टेस्ला में बिजी हो गया, भैया आया ही नहीं अपॉइंटमेंट फिक्स होने के बाद भी। तो वो बहुत ऊंचे कलाकार है, वो ट्रंप के दोस्त है, वो हमारे वालों के काबू नहीं आने वाले। ये क्या कर सकते हैं मैक्सिमम, कि उनकी थोड़ी सी वो कर लेंगे कि भाई मोदी जी से टाइम मांगेगा तो चल भैया 6 महीने की बात घूमता रहे। स्टारलिंक की फाइल अटका देंगे कहीं ना कहीं, टेस्ला के अंदर जो चाहता है वो नहीं मिलेगा। तो उस तरह की चीजें ये करके ये चलता रहेगा, ऐसे कोई खास बात। फिर एक दिन ट्रंप, फिर किस दिन शाम को ट्रंप का फोन आ जाएगा, फिर वो सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। नहीं, लेकिन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को अमेरिकन सोसाइटी, अमेरिकन लीडरशिप बहुत तवज्जो देती है, और ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का ही मामला है कि भाई ठीक है इसमें कोई नियमों का उल्लंघन नहीं है, तो खुद एक्स ने मान लिया। और अब मैं ये सोच रही हूं कि ये बार्टर, ये ट्रेड डील जो भी है, ये कैसे करेंगे अमित शाह? मैं ये सोच रही हूं किस तरह से। स्टारलिंक की फाइल तो आपने कहा ठीक है कुछ दिनों तक अटक जाएगी, लेकिन फिर हो सकता है ट्रंप आ जाए और ये मामला सुलझ जाए, तो क्या होगा? उस क्लिप को हटा देंगे बाद में, और क्या? क्लिप नहीं हटेगी, क्लिप तो बेशक आप हटा भी दीजिए, डैमेज हैज ऑलरेडी बीन डन, आप हटा भी देंगी तो जिन्होंने देखना था वो देख लिया भाई, 24 घंटे हो गए उस बात को। सोशल मीडिया इज सच ए फिनोमिना दैट इट इज एन इंस्टेंट थिंग, और वो मेमोरी में अंकित हो गया। इतनी लंबी चौड़ी बात तो याद रखनी नहीं, आपको 11 सेकंड की बात याद रखनी है, उसमें भी 6 बार अंबेडकर बोला गया है। इतनी बात के लिए याद रखने के लिए ट्विटर की जरूरत आपको है नहीं। वो तो एक मेरा सैडिस्टिक प्लेजर है कि मैं इतना बड़ा आदमी हूं कि मैं देखिए ट्विटर को भी धमका करके उसको हटवा दिया। एक सैडिस्टिक प्लेजर और सैडिस्टिक सेटिस्फेक्शन, इसके अलावा कुछ नहीं। और फिर ये था कि अगर मान लो वो हटा देते तो फिर इनको ऊपर गुर्राती पूरी बीजेपी कि देखिए तुम गलत बात कर रहे थे इसलिए ट्विटर ने भी तुम्हारी बात हटा दी। ये उस तरह की पोस्चरिंग है, उसके अलावा कुछ नहीं। और वो बस इन सब बातों की परवाह नहीं करने वाले, वो रह करके इस तरह की टीजिंग इनकी करते रहेंगे, क्योंकि उसको तो धंधा करना है। और वो उसने आप देखिए ना, पहले वो कितना ट्रंप के खिलाफ था और आज की तारीख में उसने ट्रंप को कितना चंदा दिया है। तो उस सब तरह की चीजों में वो सिद्धहस्त कलाकार है, डील करने के माहिर है,
फेसबुक का आपने इस चुनाव में हाल देख लिया, हिंदुस्तान के अंदर जो सरकार ने चाहा वो किया, क्योंकि रेवेन्यू वहां से आ रहा था। देर सवेर इनको रेवेन्यू मिलने लगे, ये भी छोड़ देंगे, इनको क्या पड़ेगी। इनको किसी फ्रीडम, जो मैं और आप सोचते हैं ना कि वहां पे अमेरिकन सोसाइटी में फ्रीडम ऑफ स्पीच की बड़ी भारी बात है, वो उनके लिए है, वहां के लिए। मैं 2 मिनट के लिए रोक रही हूँ। प्रिया, मैं आपको एक ट्वीट भेज रही हूँ, अगर आप बैक स्टेज में हैं और उसको आप प्ले कर दे। ये मानिकम टैगोर का ये ट्वीट आया है, उसको मैं पढ़ रही हूँ, और अगर आप उसको प्ले आउट करेंगे, मैं पढ़ देती हूँ जब तक आप प्ले आउट कर दीजिएगा। मानिकम टैगोर ने लिखा है कि अमिड द बीजेपी's theatrics and diversion tactics, we witnessed shocking behavior today as BJP MPs came armed with RSS lathis and blocked a peaceful march from Baba Saheb's statue. Senior leaders like Kharge ji and women MPs were obstructed. Where is democracy headed? To save Shah 1/2. ये लिखा है। उस ट्वीट को अगर आप दिखा सके प्रिया, अगर आप उस ट्वीट को प्ले कर सके। हेमंत जी, तब तक आप क्या कहेंगे इस ट्वीट पर? कोशिश करेंगे कि उस ट्वीट को प्ले भी करें। नहीं, अगर इस तरह की चीज, देखिए, अगर इस तरह की चीज मनिकम टैगोर वो कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे इसके विजुअल भी आ जाएंगे। ये देखिए, ये ट्वीट का जिक्र कर रहे हैं। एक मिनट हेमंत जी। Amid the BJP's theatrics and diversion tactics, we witnessed shocking behavior today as BJP MPs came armed with RSS lathis and blocked the peaceful march from Baba Saheb statue. Senior leaders like Kharge ji and women MPs were obstructed. Where is democracy headed? To save Shah 1/2. यानी कि जो आज का प्लान था, जो प्रोटेस्ट का ऑपोजिशन पार्टीज का, उन्होंने ये कहा था कि बाबा अंबेडकर का जो स्टैच्यू था वहां से लेकर मकर द्वार तक सारे विपक्षी नेताओं को मार्च करना था, जो विजुअल्स हमने दिखाए थे सबको, और उसमें ये हैकलिंग हुई है। तो हेमंत जी क्या कहेंगे अंत में? नहीं, ये कार्यक्रम पूर्व घोषित था। अगर आपको ध्यान हो, सुबह 8 बजे ट्वीट आया था, और उसमें ये बाकायदा कहा गया था कांग्रेस की तरफ से कि बाबा साहब की प्रतिमा से लेकर के और मकर द्वार तक सारे के सारे प्रदर्शन करेंगे पैदल चलते हुए। तो वो सुबह आ गया था, तो इन भाइयों ने भी तैयारी कर ली होगी। लेकिन अगर इसके विजुअल सामने आते हैं जो कि वो दावा कर रहे हैं मनिकम टैगोर, दैट विल बी रियली डिस्टर्बिंग, और उसको दैट विल बी डिफेंडिंग द इनडिफेंसिबल, क्योंकि देर सवेर विजुअल तो आएंगे, हर चीज के विजुअल आ जाते हैं आजकल। तो कोई एमपी बना भी रहा होगा, हो सकता है उसके। अगर उस तरह की चीज आई तो फिर क्या होता है वो देखने वाली बात होगी। अभी तक गुजरात मॉडल की बात चल रही थी पार्लियामेंट में कि गुजरात में जो मोदी जी सरकार चलाते थे विधानसभा, वैसे ही चलती थी। लेकिन गुजरात में इस तरीके की विपक्ष के साथ धक्का मुक्की, विपक्ष की नेता के साथ, उस तरह की खबर मेरे याद में नहीं पड़ती है। आज वो कार्यक्रम भी अगर हो गया है तो दिल्ली का मॉडल तो गुजरात से आगे चला गया था। बिल्कुल, ये बहुत गंभीर बात है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। और आपको लगता है, अंत में एक सवाल आपसे करूंगी हेमंत जी, कि किसी भी सूरत में आपको लग रहा है कि देर आए दुरुस्त आए, हो सकता है कि मोदी जी समझा दे कि भाई बहुत कुछ बिगड़ जाएगा, अब जाके माफी मांग लो, तो शाह क्या माफी मांगेंगे? देखिए, जितना शाह को मैं और आप जानते हैं, आपकी आत्मा क्या कहती है कि शाह माफी मांग सकते हैं? वो कुछ भी कर सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो माफी नहीं मांगेंगे। और इसमें है क्या बेसिकली, देखिए पार्लियामेंट की जो ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स चल रही है, भले सत्ता से हाथ गंवाना पड़े लेकिन माफी नहीं मांगेंगे भाई। अगर देश में बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया, सारे बैकवर्ड्स, और जिसकी वो उम्मीद मुझे पूरी लग रही है कि जितने SC STs OBCs है, अब अगर उनको मोबिलाइज करेगा विपक्ष तो करेगा, उनके पास तो मौका आ गया है करने का, एकजुट हो गए हैं। तो अगर ये देश में एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता है, क्या तब भी अमित शाह कहेंगे चलो कुर्सी भी जाए लेकिन मैं माफी नहीं मांगूंगा, सॉरी नहीं बोल सकता? नहीं, ना तो उनकी कुर्सी कोई नहीं ले रहा है। देखिए, ये गलत निकाल दीजिए आप, उनकी कुर्सी को कोई नहीं छेड़ सकता। जब तक मोदी जी हैं, वो मोदी जी के हमराज हैं, उनकी कुर्सी को कोई खतरा नहीं। मोदी की कुर्सी भले चली जाए, ये एक अलग पक्ष हो सकता है। माफी जो है, आप एक बात है, ये गलती हुई है परसों, अगर हुई है तो, अगर वो उसको मानते हैं तो उसकी माफी आप कल मांग लेते। खेती तो प्रकट करना था, आज कर देते। आज भी जिस तरीके की ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स जो चल रही है हाउस के अंदर, ये आपको क्या कह रहा है? ये माफी मांगने के लक्षण दिख रहे हैं आपको? शाह और मोदी का केवल, जब भी वो सत्ता में होते हैं ना, उनका केवल एक ही गुरु मंत्र है, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। और वो ऑफेंस के लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं, उनका कितना भी नुकसान हो जाए। उनको दुनिया में बस जिंदगी में एक चीज से डरते हैं वो, कि हमारी सत्ता ना चली जाए। उनको केवल सत्ता का डर है, बाकी लोकलाज, लोकतंत्र, ये सब मेरे और आपकी बहस करने का विषय, ये उनके सब्जेक्ट नहीं। फ्रीडम ऑफ स्पीच और ये सब, ये फजूल की बातें हैं। वो इन सब चीजों में भरोसा नहीं करते। उनका अपना काम करने का एक स्टाइल है, उसी तरीके से चीजों को देखते हैं। उनके चेलों को भी पता है कि बॉस, तो जो बॉसेस को पसंद है वो उनको काम करते हैं। चलिए, इस कार्यक्रम को मैं आपसे बातचीत कर रही हूँ। इस समय 5-5,500 से ज्यादा लोग इस लाइव को देख रहे थे,
और शुक्रिया उन सारे लोगों का जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को। लेकिन आप ये सोचिए कि संसद में जो नया लॉ है, इसके पहले कभी भी इस तरीके की चीजें संसद में नहीं हुई हैं। वो चीजें संभव हो रही हैं, और वो चीजें संभव कौन करवा रहे हैं? गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री तो पूरे बचाव में आकर पूरे देश को यह बताना चाह रहे हैं कि मेरा अमित शाह कभी गलत नहीं हो सकता, वो हमेशा सच कहता है, कभी भी सॉरी नहीं बोलेगा, भले ही अंबेडकर की आहुति बीजेपी सरकार को देनी पड़े और अपने अपने तरीके से, क्योंकि सबका एक एनालिसिस है कि बीजेपी चाहती है कि एक हिंदुआइज्ड वर्जन ऑफ अंबेडकर को पूरे देश के सामने रखे, और जो एक सेक्युलर वर्जन है, जो राइट्स वाला जो एक मॉडल है अंबेडकर का, उसको विपक्ष अपना लड़ता रहे, उससे बीजेपी को कोई मतलब नहीं है। चलिए इस चर्चा को खत्म करते हैं। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।